हेलो डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू। ये आर रेडियस की एक रिंग है जिस पे क्यू चार्ज फैला हुआ है, और ये जो रिंग है ना वो नॉन कंडक्टिंग है। अ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड इज चेंजिंग एट दिस रेट। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ऐसे, और ये चेंज हो रहा है dB अपॉन dt की रेट से। मतलब मैं मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ओके। और जो अपनी रिंग है इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और इस पे चार्ज बिखरा हुआ है कैपिटल क्यू। अब इस पे अगर चार्ज बिखरा हुआ है ऐसे, क्यों चार्ज बिखरा हुआ है, तो आपको बताना है कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द रिंग, तो रिंग कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। अब कैसे स्टार्ट किया जाए यार, हमें टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क इजिकल्स टू होता है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। जैसे ये भी कोई किसी पॉइंट के रिजल्ट में आप टॉर्क निकालना चाहते हैं और ऐसे फोर्स लग रहा है कोई, जो लाइन ऑफ एक्शन होती है फोर्स की, उस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब मैं फोर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको, तो मेरे को टॉर्क मिल जाता है। अब अगर मेरे को टॉर्क चाहिए तो मुझे सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, कि क्या मेरे को देखना पड़ेगा कि यार ये जो चार्ज है, क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरी कर रहा है। एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, एंड अगर किसी कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स बदले तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है, कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल हम लोग लेंज लॉ से देंगे। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैंने ऐसे मान लिया कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बढ़ रहा है, ये इंक्रीज है। तो लेंज लॉ कहता है कि induced EMF and induced current always produce in such a way that they oppose the cause of their production। तो B ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे कि जो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर सके, क्योंकि ये बढ़ रहा था ना, इसको घटाने के लिए करंट इस तरह से फ्लो होगी कि वो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। अब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अगर कर्ल करते हैं, ठीक है, कि जैसे आप ये अपने राइट हैंड की फिंगर्स हैं, अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें तो आप देखेंगे कि जो आपका थंब है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो ऑब्वियसली जो फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। अगर इंड्यूस करंट इधर फ्लो होगा तो ये मान के चलिए कि यहाँ जो चार्ज है उस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हुआ मेरे बच्चों, तो इस पे जो अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि F इज टू क्यू ई होता है। तो इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ऐसे आगे की तरफ। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूं जा रहा है ना, ऐसे ऐसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो उस पे फोर्स की भी डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही हो जाएगी जिस तरफ फील्ड है। तो हर एक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगने लगेगा, हर एक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगने लगेगा। तो अगर मैं ऐसे रिंग बनाता हूँ और इस रिंग पे सारे पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स को शो करता हूँ, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल आती रहेगी। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये अगर आपकी एक्सिस है, तो ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एफ, ये आर, आर और एफ, आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। सबके टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो मुझे अगर टॉर्क निकालना है तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगी, एंड एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा। क्यू तो ठीक है, और ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मेरे लिए टास्क है कि मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं। तो देखो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू, फेराडे ने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। ओके। हम लोग ये बात देख रहे हैं कि जो
इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका फॉर्मूला। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस फॉर्मूले से दिया जाता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंड्यूस्ड डॉट डीएल वेक्टर, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब जो फ्लक्स होता है इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा इज 1 बिकॉज जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है कॉइल के। एरिया वेक्टर भी इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और इसलिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका जो एरिया है वो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर dB अपॉन dt हो गया। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी है डॉट डी एल डी एल डी एल, अगर आप सबको जोड़ोगे, है ना, जैसे अगर यहाँ पे आप ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर करते हैं तो आप देखते हैं कि ई और डी एल दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, और डी एल डी एल डी एल डी एल जब आप पूरा जोड़ोगे तो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा। इसको मैं इसके सरकमफ्रेंस के बराबर लिख देता हूँ, 2 पाई आर। एरिया जो है वो आपके पास में पाई आर स्क्वायर हो गया, दिस इज डी बी अपॉन डी टी, ई इंड्यूस्ड इंटू 2 पाई आर। चलो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, आर से आर कट गया एंड पाई से पाई कट गया। मैंने मैग्नीट्यूड क्यों लिया? क्योंकि मेरे को सिर्फ वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में कि टॉर्क कितना होगा, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये आर डी बी अपॉन डी टी और 2 इधर नीचे आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने इस पेज पे की है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आर क्यू, ये रही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आर बाई 2 डी बी अपॉन डी टी, आर बाई 2 डी बी अपॉन डी टी। और इस तरह से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा हाफ क्यू आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। दिस इज द टॉर्क एंड दिस इज द आंसर। अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी यार, है ना। एक बार फिर से कोई दिक्कत हो तो पूरा देखना, पहले एक अपना कंसेप्ट बनाना कि टॉर्क कैसे निकालना है, कैसे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, है ना, जो खास बातें थी इस क्वेश्चन की। साथ दूसरी बात थी कि यार इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो इंड्यूस करंट की होती है। इंड्यूस करंट किससे निकालेंगे? लेंज लॉ से निकालेंगे। ओके, ये आपके फिंगर्स जो हैं, इसका अंगूठा जिस तरफ जा रहा है वो उसका बी है, तो फिंगर्स को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आएगी, तो यही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। हर एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर फोर्स की एक डिस्टेंस है, तो आर क्रॉस एफ, सारे जो टॉर्क है वो अपने एंटी क्लॉकवाइज आए, उन सबको हम लोगों ने ऐड कर दिया। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी आई तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, फेराडेस लॉ, लेंज लॉ का यूज करते हुए हम लोगों ने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, इसको यहाँ पे पुट किया तो हमको आंसर मिला। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पे डाले हुए हैं। एक्चुअली ये सिर्फ ये चैनल नहीं है, ये एक डायरी है मेरी, यानी एक ओपन डायरी है जिसमें कुछ फिजिक्स करता हूँ तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर आप लोगों के लिए की हेल्प के लिए मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ। आप इसका फ़ायदा उठाइए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं यार मेहनत ही एक विकल्प है, मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का। एक ज़िंदगी मिली है, उसमें मेहनत करो, बहुत मज़ा आता है मेहनत करने में। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।